अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो उन्वान है वो है ब्लैक मनी एंड डीमोनेटाइजेशन, काला पैसा और जो हाल में जो नोटों की तब्दीली हुई है। असल में मैंने कोशिश ये की है कि इस टॉपिक को हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें, मतलब हमारा जो नुक्ते नज़र हो वो बहुत हकीकत पसंद हो और पूरे फैक्ट्स को एनालाइज करके उसका तज्जिया करने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुँचें। सबसे पहले कुछ हल्के फुल्के अंदाज में आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा जो आपने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते हुए देखा होगा जब से वज़ीर आज़म ने 8 नवंबर की रात को जब ऐलान किया कि कल से यानी उसी रात 12 बजे से 500 के और 1000 के जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा नोट हैं नहीं चलेंगे, मतलब वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। जब जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण ने एक कार्टून बनाया और क्योंकि उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की थी, उस वक्त भी उन्होंने डीमोनेटाइज करेंसी करने की कोशिश की थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्लैक मनी का जो शेयर है उसकी दुम गवर्नमेंट ने पकड़ी है और खुश हो रही है ये समझ के कि इसके ज़रिए हमने काले धन के ऊपर रोकथाम लगाई। ये भी एक इमेज आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा और उस पर नीचे लिखा हुआ था कि बारामती से निकलने वाले ट्रक्स इस वक्त जो है इसकी कैफियत, बारामती क्योंकि शरद पवार साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये भी हाल ही में अभी ये इमेजेस आई हैं कि गंगा नदी पे ये 1000 के फटे हुए नोट मिले, ये भी गर्दिश कर रहा है ये इमेज। और 500 रुपये की क्योंकि वैल्यू नहीं रही तो उसके अलग अलग इस्तेमाल में ये भी एक इमेज चल रहा है कि उसको बिल्कुल एक इसकी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जो सवालात हमारे सामने हैं जो थोड़े से एकेडमिक और ऑब्जेक्टिव अंदाज में हम देखेंगे कि काला धन या काला पैसा ये क्या चीज़ है और इससे जो इकोनॉमी जो डेवलप होती है जिसको हम पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं या इलीगल इकोनॉमी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। फिर उस पैरेलल इकोनॉमी की साइज़ क्या है, फिर जो हमारी जो असली इकोनॉमी है उसकी साइज़ क्या है और हम सब लोग इस काले पैसे के ख़िलाफ़ क्यों हैं, मतलब ये एक बुरी चीज़ क्यों है। फिर जो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ है, जो नोटों की जो तब्दीली हुई है उसका मतलब क्या होता है और फिर क्या ये नोटों की तब्दीली से हम काले धन को, काले पैसे को क्या हम रोक पाएंगे। क्या दूसरे तरीके भी हैं जिसके ज़रिए हम काले पैसे को रोक सकते हैं और अगर हमने काले धन पे मतलब हमने कंट्रोल पा लिया हमने उस पर, तो क्या इससे हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं जैसे करप्शन, गुर्बत और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्या ये सब चीज़ें काबू में आएंगी। ये कुछ अहम सवालात हैं जो हमको देखने होंगे। सबसे पहले ये कि काला पैसा कहते किसे हैं, व्हाट इज़ एग्जैक्टली ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है। तो काला पैसा बहुत ही सादे अंदाज में अगर आपको समझना है कि जो आमदनी भी मुल्क के कानून के मुताबिक अगर गैर कानूनी हो तो उसको हम काला पैसा कहेंगे। और इसकी सबसे ज़्यादा जो नुमाया मिसाल वो ये है कि जो आपकी आमदनी है उस पर आपने टैक्स अगर जो नहीं भरा है तो वो जो है वो काला धन कहलाता है। अब काले धन से जो मार्केट पैदा होता है, जो इकोनॉमी पैदा होती है, उसको अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी कहते हैं, उसको शैडो इकोनॉमी भी कहते हैं, उसको इलीगल इकोनॉमी भी कहते हैं। और बेसिकली वो कानून के दायरे में नहीं होता, वो गैर कानूनी मार्केट या गैर कानूनी एक इकोनॉमी पैदा होती है और उसके बहुत सारे नुमाया मिसाल हैं। एक मिसाल तो ये है कि जो ड्रग्स, जो नशीली चीज़ों में जो डील करते हैं या जिस्म फरोशी है, इनकम टैक्स इवेजन है, ये कुछ ब्लैक मार्केट और पैरेलल इकोनॉमी के नुमाया प्रोसेसेस हैं। और
इस ब्लैक मार्केट की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये कैश में डीलिंग होती है सब इसकी बैंक से और कोई लिखा पढ़ी से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। क्योंकि कैश इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ता, अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता, इसलिए कैश का इस्तेमाल किया जाता है और ये ब्लैक मार्केट को जन्म देता है। एक और, जैसे मैंने बताया, एक और इकोनॉमी भी है और वो है ग्रे मार्केट। मतलब आपको समझना चाहिए डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो है लीगल है लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरर है या उसका जो बनाने वाला है उसके मुताबिक वो सही नहीं है। मिसाल के तौर पे गाड़ी के स्पेयर पार्ट हैं, अगर कोई हूबहू अगर स्पेयर पार्ट बनाए तो वो गैरकानूनी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई हूबहू वो पार्ट बनाए और टोयोटा के उसके ओरिजिनल कंपनी के नाम से बेचे तो वो गैरकानूनी होगा। तो ये जो आप अगर मार्केट में जाते हैं, गैराज में आप अगर दूसरे प्रोडक्ट्स लेते हैं जो बिल्कुल सिमिलर हो तो वो ग्रे मार्केट है और वो नाजायज़ नहीं है, वो ब्लैक मार्केट नहीं है बल्कि वो ग्रे मार्केट है। तो ये फ़र्क भी हमको मालूम होना चाहिए। अभी हमको जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो ब्लैक मनी का जो मार्केट है, उसकी साइज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जाहिर है अगर हमको उसकी साइज़ पता नहीं होगी तो उसके जो बुराई है और उसकी जो बुराई का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। और गवर्नमेंट इतनी क्यों फिक्रमंद होती है इसके बारे में। तो प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ये एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है और 2015 में उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कैश में जो डीलिंग होती है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो मामलात होते हैं, उसका अगर उसकी तादाद अगर लें, उसके बाय वॉल्यूम अगर देखें तो हिंदुस्तान में 98% जितने ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश में होते हैं। और अगर उन ट्रांजैक्शन को वैल्यू के हिसाब से अगर हम तोलें तो 68% जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के वो कैश में होते हैं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त जो काला धन है, जो पैरेलल इकोनॉमी है, वो हमारी जीडीपी का, मतलब हमारी जो जितने प्रोडक्ट और सर्विसेज हिंदुस्तान बनाता है उसकी 25% जो है उसकी साइज है इस वक्त पैरेलल इकोनॉमी की। ये कुछ मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उसके अंदर कैश डीलिंग कितनी होती है। ब्लू जो आपको जो बार दिख रहा है वो वॉल्यूम का बार है और जो लाल जो बार है वो वैल्यू का है। तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा या तकरीबन पूरा जो डीलिंग है वॉल्यूम का वो कैश में हो रहा है और जो वैल्यू है उसकी 68% है। उसके बाद मेक्सिको है, इसका भी काफ़ी हाई है कैश में डीलिंग। साउथ अफ्रीका, चाइना, जापान, ब्राज़ील, यूएस, देखिए यूएस में वैल्यू अगर आप देखें तो सिर्फ 14% है और यूके में सिर्फ 11% है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो बिजनेस और जो ट्रेड होता है वो पूरा कैशलेस होता है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हमारे मुल्क में कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। ये कंपैरिजन है जो भी शैडो इकोनॉमी है, जो पैरेलल इकोनॉमी है, वो जीडीपी का कितना फीसद है। तो सबसे ज़्यादा 63% नाइजीरिया में, हम जानते हैं कि अफ्रीकन ममालिक जहाँ काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर के भी मसाइल हैं और बहुत सारा गैर कानूनी काम होता है। रशिया भी देखिए 42% है, दीगर कंट्रीज़ है और उसमें इंडिया भी तकरीबन 26% जो इंडिया का जो पैरेलल इकोनॉमी की जो साइज़ है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो 26% है। एस्टिमेट्स के मुताबिक जो हमारी जो इक्तिसादी जो साइज़ है वो $2 ट्रिलियन हैं इस वक्त। और अगर डॉलर को रुपी कन्वर्जन रेट में लगाएंगे तो 269 तकरीबन 270 लाख करोड़ हमारे इकोनॉमी की साइज़ है, पूरी जो इकोनॉमी है। और ये जो जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है वो दो अंदाज में होता है। एक है मार्केट एक्सचेंज रेट, मतलब
एक करेंसी को दूसरे करेंसी से अगर हम एक्सचेंज करेंगे, जैसे $1 अगर हमको ख़रीदना है तो हमको तकरीबन 65 रुपये देना होते हैं। तो उस मार्केट एक्सचेंज रेट से अगर देखेंगे तो इस वक्त चाइना जो है वो $10 ट्रिलियन पे है, US $17 ट्रिलियन पे है और इंडिया $2 ट्रिलियन पे है। तो ये मार्केट एक्सचेंज रेट में GDP के साइजेस हैं ग्लोबली। लेकिन अगर आप ये PPP एक कंसेप्ट है, परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब अगर $1 में एक चीज़ मिलती है, अगर वही रकम अगर हम हिंदुस्तान में अगर डालेंगे तो फिर हमारी इकोनॉमी की साइज़ कितनी होगी वो कैलकुलेशन, जैसे एक पेप्सी का कैन अगर वहाँ $1 में मिलता है तो यहाँ तो $1 में नहीं मिलता, यहाँ तो मान लिया 20 रुपये में मिलता है। लेकिन अगर $1 में अगर मिलना शुरू हो जाए तो फिर हमारी इकोनॉमी की ताकत या साइज़ कितनी होगी। तो उसके हिसाब से इंडिया जो है इस वक्त तीसरे नंबर पे है, तकरीबन $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त हिंदुस्तान को काफ़ी मतलब हमारे लीडर्स जब जाते हैं आजकल उनकी जो ताकत मानी जा रही है वो बेसिकली इसलिए है कि हमारी जो मार्केट की साइज़ है वो बहुत बड़ी है और कोई भी मुल्क जो हमारे से तिजारत करता है वो नहीं चाहता कि हमको जो है नाराज़ करें। तो अगर हम 1/4 इस रियल इकोनॉमी का अगर हम लें, उसको 4 से डिवाइड करें तो तकरीबन 70 या 65 लाख करोड़ इस ब्लैक इकोनॉमी की या अनअकाउंटेड या विदाउट, जिस पे टैक्स नहीं लग रहा, यानी इंडियन गवर्नमेंट उससे टैक्स वसूल नहीं कर पा रही, उसकी साइज तकरीबन 67 लाख करोड़ है इस वक्त। लेकिन ये जो बुनियादी सवाल है कि हम काले पैसे के खिलाफ क्यों हैं, ऐसी क्या चीज़ है काले पैसे में जिसके लिए हम या हुकूमत इतने ही कंसर्न क्यों है, इतनी फिक्रमंद क्यों है। एक तो ये कि वो पैसा हार्ड अर्न नहीं है, क्योंकि हार्ड अर्न अगर होता तो वो इतने आसानी से हासिल नहीं हो पाता। फिर वो उसका टैक्स नहीं भरा जाता, जब टैक्स नहीं भरा जाता तो गवर्नमेंट जो टैक्स वसूल करती है जिससे वो हुकूमत चलाती है, वेलफेयर स्कीम्स चलाती हैं गरीबों के लिए, उसके पास पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट का जो ताकत है गवर्न करने की वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, इफेक्ट होती है। और ये जो काला धन है ये क्रिमिनल्स को और एंटी सोशल एलिमेंट्स को बढ़ावा देता है। दूसरी, जब आप कैश का जब आप डीलिंग करते हो तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बहुत आसानी से, बिकॉज ये पूरा लिक्विड कैश है तो बहुत आसानी से आपको कैश की अवेलेबिलिटी है, इसलिए बाज़ार में जो कीमतें हैं वो बढ़ते रहती हैं, इन्फ्लेशन होता है। और जब इन्फ्लेशन होता है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप जो परचेसिंग पावर है उसको रिड्यूस कर रहे हो। जब कीमत बढ़ रही है तो इसका मतलब एक गरीब आदमी की जो ताकत है खरीदने की वो कम हो रही है। उसके अलावा ये इल्ज़ाम ये भी है कि कैश डीलिंग से जो है टेररिस्ट लोग आकर यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग जाली पैसा भी छाप रहे हैं। और दूसरा ये कि ये जो कैश इकनॉमी है या ब्लैक मनी है ये हवाला सिस्टम और हुंडी सिस्टम को भी फ़रोग़ देता है। मतलब फ़ॉरेन ममालिक से हमको जो रेमिटेंस मिलता है, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलता है, वो गवर्नमेंट की पकड़ से परे है, वो डायरेक्टली सोसाइटी में जा रहा है और गवर्नमेंट उससे इस्तेफादा नहीं कर पा रही। ये मतलब ये कि अभी मिसाल के तौर पे अगर कोई ड्रग्स का डीलिंग कर रहा है या जिस्म फरोशी कर रहा है तो ये एक रिलेटिव चीज़ है कि मतलब उसको मेहनत नहीं करना पड़ रही, वो तो मतलब उसको बहुत ही आसानी से वो दौलत मिल रही है। लेकिन आप इस पर डिबेट कर सकते हैं कि चोर भी तो मेहनत ही करता है चोरी करने के लिए। अभी हम डीमोनेटाइजेशन पे आते हैं, नोटों की तब्दीली पे। बेसिकली डीमोनेटाइजेशन का जो एक सबसे बुनियादी जो रूप है और फॉर्म है वो ये है कि जब आपको एक करेंसी बदलनी है दूसरी करेंसी से, और इसकी सबसे बड़ी अच्छी ताज़ी मिसाल ये है कि जब यूरोपियन यूनियन बना तो सब अलग अलग कंट्रीज़ थे, फ्रांस, जर्मनी और ये जिस छोटे छोटे कंट्रीज़ पोलैंड वगैरह, तो इनके सब की अपनी अपनी करेंसी थी। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन में सब मर्ज हो गए तो उनको एक करेंसी बनानी पड़ी, यूरो।
तो उस वक्त उन्होंने एक नई करेंसी राइज की और कुछ वक्फा दिया जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो और एक्सचेंज कर सकते हो यूरोस के साथ। और अल्टीमेटली फिर एक ऐसा वक्त उन्होंने लास्ट डे अनाउंस की कि उसके बाद सिर्फ यूरो चलेगा और आपकी दूसरी जो डॉइच मार्क है या फ्रांक है वो नहीं चलेगा। और एक शक्ल ये है कि पुरानी करेंसी जो है उसको नई करेंसी से हम तब्दील करते हैं और ये भी डिमोनेटाइजेशन का एक जरिया है। ये बहुत बुनियादी सवाल है जो अभी इस वक्त काफ़ी लोग उठा रहे हैं, क्या डिमोनेटाइजेशन से काले धन पर हम रोकथाम कर सकते हैं। एक मफरूज़ा है, एक अजम्पशन है कि जो ब्लैक मनी इस वक्त मार्केट में है वो कैश की शक्ल में है, जो लोग अपने अपने तिजोरियों में बंद करके रखे हैं और बिस्तरों के नीचे उनके पास बहुत सारे पोते हैं जिसमें उन्होंने भर कर रखा है। तो ये जो मफरूज़ा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये मफरूज़ा सही नहीं है और असल में जो ब्लैक मनी है वो इलीगल जो फंड ट्रांसफ़र हुआ है स्विस बैंक्स में, वो सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी है। हवाला हुंडी के ज़रिए जो पैसा आ रहा है वो सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी है। और एक, जैसे हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि एक बड़ा जो ज़रिया है ब्लैक मनी का, वो कंपनीज क्या करते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जब वो एक्सपोर्ट करते हैं अपना माल तो उसको अंडर इनवॉइस करते हैं, उसकी कीमत कम बताते हैं ताकि उनको अपनी जो आमदनी है वो उनको बताना पड़े कि हम मतलब बता सकते हैं कि हमारी आमदनी तो बहुत कम है। और जब इंपोर्ट करते हैं, जब बाहर से माल लाते हैं तो उसको उसकी कीमत बढ़ा के झूठ तरीके से वो बिल लेते हैं ताकि वो बता सके कि हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये जो गवर्नमेंट का जो कहना है, ये काफ़ी लोग चैलेंज कर रहे हैं उसको, उनके पास स्टेटिस्टिक्स भी हैं और हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे क्या वाकई ऐसी कोई चीज़ है क्या नहीं, कि ब्लैक मनी जो गवर्नमेंट बोलती है कि हम कैश जो है रोक कर या कैश के इस पर रोकथाम करके हम ब्लैक मनी का खात्मा करेंगे, ये सही नहीं है। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो परसेंटेज है ब्लैक मनी का वो तो फॉरेन रेमिटेंस स्विस बैंक में चला गया है, बुलियन में जाता है, गोल्ड में जाता है, रियल एस्टेट में जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि डीमोनेटाइजेशन से काले धन पर रोकथाम होगी या नहीं। आप जानते हैं कि हमारे जो एक्स आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने 2014 में एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये इज़हार ख्याल किया था कि जब आप डीमोनेटाइज करोगे रुपये को तो इतना आसान नहीं है कि आप ब्लैक मनी पर रोकथाम कर सकें, क्योंकि जो सयाने लोग होंगे, जो होशियार लोग होंगे, वो उसको छोटे छोटे रकम में डालकर उसको जो है वाइट कर देंगे, ब्लैक मनी जो है वाइट कर सके, क्योंकि दिसंबर तक के लिए वक्त है। तो डीमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी की रोकथाम होगी, ये हम जानते हैं कि बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन है वो भी प्रेडिक्ट किया था, बहुत माहिर इकोनॉमिक्स हैं, उनका कहना था कि डीमोनेटाइजेशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा ब्लैक मनी के रोकथाम। एक मैंने जैसी बात की थी अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग की, अंडर इन्वॉइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स। तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 17 ट्रिलियन रुपी 72 से 2015 तक, जो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ आवर इकनॉमी है, वो फॉरेन में रिमिट किया गया है हिंदुस्तानी कंपनीज से। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है हिंदुस्तान के साथ और इतने करोड़ों अरबों खरबों रुपये जो है मुल्क के बाहर चले गए हैं इस तरीके से, और उसको गवर्नमेंट ने अभी तक किसी गवर्नमेंट ने उसको रोका नहीं। इस वक्त गवर्नमेंट कह रही है, और इसमें जो मीडिया है और दूसरे जो सोर्सेज हैं वो उसको मतलब उसका इनकार कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि इस वक्त सिर्फ 8,300 करोड़ स्विस बैंक में है। तो ये भी एक चीज़ जो है वो सामने आई है। ब्लैक मनी को रोकने के जो दूसरे तरीके हो सकते हैं डीमोनेटाइजेशन के अलावा, वो भी सामने आए हैं जो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और कुछ ही पे मैं कहूँगा। एक तो ये कि आप अगर खुद से इनकम टैक्स पे कर रहे हो, एक तो इनकम टैक्स का जो रेट है वो काफ़ी हाई है, और फिर जब आप इनकम टैक्स भरते हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां हैं आपको।
तो जब इतनी सारी परेशानियां हैं और इतना हाई रेट है अगर आप समझते हैं, तो जाहिर है कि आप इनकम टैक्स बचाने की कोशिश करोगे। तो ये तो बहुत बड़ा साइंस और मतलब एक इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें अलग अलग थेरीज है कि आपका टैक्स रेट कितना होना चाहिए ताकि कंप्लायंस अच्छा हो। आप इनकम टैक्स को वसूल करने के तरीके उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए, तो आपको एक बहुत बड़ा मतलब एक रकम मिलेगी। अब कुछ लोग जो आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, बिल्कुल एक नई चीज़ें या नया सजेशन देते हैं, उसमें एक ये कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दीजिए। हर बैंक के ट्रांजैक्शन पे ऑटोमेटिकली इतनी अमाउंट कट होगी और आपको गवर्नमेंट को काफ़ी पैसा मिलेगा। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी एक तरीका है जो लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप कंपनीज को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने में अगर अगर प्रॉब्लम होगा, तो जाहिर है कि फिर ये दूसरे तरीके जो हैं गैर कानूनी वो राइज होंगे और उसमें जो है काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होगा। वल्नरेबल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जैसे रियल एस्टेट में आपको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त जो रियल एस्टेट जो ज़मीन है, जब हम खरीदो फरोख्त करते हैं तो उस पर जो प्रॉपर्टी टैक्स हमको पे करना था उसका परसेंटेज बहुत हाई है और इसकी वजह से ये सब चीज़ें चलती है। लेकिन उसके अलावा ब्लैक इकोनॉमी में जो बेनामी प्रॉपर्टी है वो भी एक बड़ा तरीका है इन्वेस्ट करने का। तो इसमें अगर हम ये सब चीज़ों में, जैसे एमनेस्टी है, गवर्नमेंट ने अभी जैसे एमनेस्टी डिक्लेयर किया कि आप फला ये तारीख तक ये रकम डिक्लेयर कर दो तो आपको उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। फिर करेंसी नोट को आप मॉडिफाई कर दो, सिर्फ 2 साल या 3 साल के लिए उसकी एज रखो, उसके बाद उसको नया कर दो ताकि वो जैसे भी गवर्नमेंट कर रही है। तो इस तरह से दूसरे तरीके भी हैं काले धन को रोकने के लिए। ये एक बहुत बुनियादी सवाल है जो एक और एक लेक्चर चाहता है कि क्या ब्लैक मनी के रोकथाम से हम एक्चुअली करप्शन या गुर्बत या जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी उसको रोक पाएंगे, क्या उसका सोल्यूशन है। अभी हम आते हैं एक्चुअल वाक़े पर जो हुआ। लोग कहते हैं कि दिस इज़ द 9/11 ऑफ इंडिया, जिसमें 500 और 1000 की नोट को डीमोनेटाइज किया गया और ये मोदी जी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है। लेकिन आज ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक ब्लैक मनी पे नहीं है, कॉमन मैन पे सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे आप सब जानते हैं, एक्चुअली इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि 8 नवंबर की रात को ऐलान हुआ कि 9 नवंबर की रात के 12 बजे से इट विल सीज टू बी लीगल टेंडर, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और ये बहुत सरप्राइजिंग था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 6 महीने से ये काम चल रहा था, बहुत कम लोगों को पता था कि अनाउंसमेंट होने वाला है। और प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि ये काले धन और करप्शन के और टेररिज्म के खिलाफ ये इकदाम है। शॉक थेरेपी जो एक्चुअली लगी और जिससे हम सब लोग परेशान हैं, वो ये कि उसी दिन जो है बैंक्स और एटीएम बंद रहेंगे, उसका ऐलान हुआ। फिर ये ऐलान हुआ कि आप सिर्फ 4000 रुपये निकाल सकते हो एक दिन में और 20,000 एक हफ्ते में निकाल सकते हो। और इमीडिएट इफेक्ट, मतलब लोग ट्रैवल कर रहे थे, ट्रकें रास्ते पे थे, हाईवेज पे थी, विद इमीडिएट इफेक्ट जो है वो 500 और 1000 की नोट एक्सेप्ट होना बंद हो गई। और जाहिर है कि लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोगों को कन्फ्यूजन था कि लेना है या नहीं लेना। बहुत से लोगों ने जैसे हाईवेज पे पहले रोज़ नहीं लिया नोट और उससे काफ़ी परेशानी हुई। अगले दिन जो दूसरी जो शॉकिंग न्यूज़ मिली कि अगर आप डिपॉजिट करोगे अपना पैसा बैंक में, तो 2.5 लाख के ऊपर अगर जो भी रकम होगी वो इट विल बी लायबल फॉर इनकम टैक्स पे करना होगा। और अगर वो अनडिक्लेयर्ड इनकम पाई गई, आपने इसको पहले डिक्लेयर नहीं किया है, तो फिर उस पर 200% पेनल्टी भी लगेगी। ये असल में जो करेंसी डिनोमिनेशंस हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 500 से 1000, तो इसका जो टोटल आता है जो सर्कुलेशन में है वो 16 लाख करोड़ है इस वक्त मार्केट के अंदर। और जैसे आप देख रहे हैं कि 500 की नोट और 1000 की नोट, ये तकरीबन 14 लाख करोड़ जो है वो 500 और 1000 के डिनोमिनेशन में है। 88% जो करेंसी है वो ये 500 और 1000 के नोट में है। एक न्यूज़ अभी ये भी आई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 दिन में 38 करोड़ उनके पास डिपॉजिट हुई। लेकिन ये सवाल भी उठता है क्या वो 38 करोड़ बैंक में रहेगा? ऑब्वियसली लोग उसको विड्रॉ करेंगे।
लेकिन डेफिनेटली इस वक्त बैंकों के फ़ायदे में है वो चीज़ और गवर्नमेंट के भी फ़ायदे में है। ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद काफ़ी जो फॉरेन के जो फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं और होल्डिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने अपने कमेंट्स दिए। ये मुझे बहुत पर्टिनेंट कमेंट लगे। नोमुरा एक जापानीज़ कंपनी है, उसने बताया कि एक तो ये कि हार्ड कैश जो है बैंकों के अंदर नहीं था, वो मतलब कैश फ्लो या लिक्विडिटी नहीं थी मार्केट में, तो बैंकों को ये बहुत ज़बरदस्त अंदाज में फ़ायदा होगा कि इतना सारा कैश उनको एक छोटे वक्त में मिल रहा है। दूसरी ये जो गवर्नमेंट ने वो जो जन धन योजना जो की है, अब सब जो अकाउंट जो है खाली पड़े थे सबके अंदर अब पैसे आना शुरू होंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। उसके अलावा लेकिन एक नेगेटिव चीज़ ये होगी कि रियल एस्टेट मार्केट बुरी तरह हिट होगा। इससे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर तो वो टैक्सेबल इनकम है। हर आदमी जो 2.5 लाख के ऊपर डालने वाला है उसको टैक्स लगने वाला है। और अभी प्रोजेक्शंस हैं कि इस बार जो बजट होगा उसमें $45 बिलियन का जो है रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को इसकी वजह से। लेकिन और ये कंपनी के मुताबिक इन्फ्लेशन इससे कम होने वाले हैं, यानी कीमतें कम होंगी इससे। अभी जो शॉकिंग चीज़ें जो सामने आ रही है, उस बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन ये एक हमारे मीडिया टीम ने मुझे बताया, ये 27 अक्टूबर का ये उत्तर प्रदेश जागरण की खबर है और 26 अक्टूबर को ये आरबीआई के हवाले से ये न्यूज़ दे रहा है कि अब आएगा 2000 का नोट, और उसमें नीचे लिखा भी है वापस हो सकते हैं 500 और 1000 के नोट। तो गवर्नमेंट का जो दावा है कि ये बहुत सीक्रेटिव था, किसी को पता नहीं, तो ये न्यूज़ बता रही है कि ऑलरेडी ये कुछ लोग जानते थे इसके बारे में और उन्होंने ऑब्वियसली फिर उसकी तैयारी कर ली। एक और इकोनॉमिक टाइम्स में भी एक न्यूज़ चल रही है जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे आ रही है कि मोदी सरकार जब से आई है तो उसने फॉरेन रेमिटेंस, लीगल जो फॉरेन रेमिटेंस है उसकी लिमिट बढ़ाते रही। पहले $75,000 था, उन्होंने उसको 125 किया और बाद में 250,000, मतलब 2 करोड़ रुपए आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप भेज सकते हो फॉरेन को। और इस तरह से तकरीबन 30,000 करोड़ पिछले 11 महीने में ट्रांसफर हुआ है फॉरेन को इंडिया से, जो कि 300% ज़्यादा है। अब तक जितना भी हिस्टोरिकल रेमिटेंस हुआ है बाहर, वो इस बात की मतलब शहादत दे रहा है। शुकूक लोगों के जहन में आ रहा है इस पूरी डिमोनेटाइजेशन के बारे में, और जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में, पॉलिटिकल इल्ज़ाम जो है। एक तो ये है कि सरकार ने उसको इसलिए किया है ताकि जो आइंदा यूपी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें दूसरे पार्टी को चेकमेट हो जाए। वो जो कैश इस्तेमाल होता है इलेक्शन में उस पर वो उन पर बाजी ले जाए। फिर एक इल्ज़ाम ये है कि मल्टीनेशनल और बैंक्स को मदद करने के लिए, क्योंकि जितना ट्रांजैक्शन मैंने जैसे बताया पूरा कैश में हो रहा था, और बैंक के लिए जब कैश ट्रांजैक्शन जब होता है तो इट्स अ कॉस्ट ऑन देम। बैंक्स ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे हैं, उनका कॉस्ट बहुत हाई है, उनको कॉस्ट कम करना है, तो उनको कैशलेस सोसाइटी पे जाना है, कैशलेस इकोनॉमी पे जाना है। तो उनका भी बहुत प्रेशर था गवर्नमेंट पर कि आप इस स्कीम को चलाइए और कैशलेस की तरफ जाइए। फिर ये था कि मल्टीनेशनल कंपनीज वाज हैविंग मतलब बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहे थे छोटे कंपनीज और छोटे ट्रेडर्स। उस लोकल मार्केट को किल करने के लिए भी ये स्कीम चलाई गई है। और जैसे मैंने बताया कुछ लोगों को ऑलरेडी पता था, ये भी एक इल्ज़ाम लग रहा है। और सबसे बड़ी बात जो एक आसानी से हर आदमी समझ सकता है कि अगर ब्लैक मनी को रोकना था तो 2000 की नोट फिर क्यों इंट्रोड्यूस की? 2000 की नोट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं थी। और पहले ये न्यूज़ चली कि उसमें नैनो जीपीएस चिप होगा। इसका मतलब अगर आप एक जगह अक्यूमुलेट करेंगे पूरा पैसा तो उसको ट्रैक कर सकती है गवर्नमेंट और पहुंच जाएगी उस जगह पे, उस गोदाम पे, यहाँ बहुत सारी दौलत पैसा रखा है। तो वो भी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इसमें कोई नैनो जीपीएस चिप नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि रेमिटेंस वाला कोटा भी जो है वो बढ़ाया गया। अब जो आखिरी सवाल है जिससे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, उसके बाद डॉक्टर वकार अनवर मुखातिब होंगे, और ये है कि हम क्या करें अभी इस सिचुएशन में। एक तो ये कि हम जैसे लोग शिकायत कर रहे हैं, करते रहें शिकायत और खामोश रहें और जो गवर्नमेंट कह रही है वो करें, या तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी डिमांड कर रही है कि पूरी स्कीम कैंसिल करे गवर्नमेंट और
बैक टू स्क्वायर वन चले जाएं, पूरा रोल बैक कर दें स्कीम को, या तो फिर हम इंतखाबात जो आएंगे, जब भी आएंगे लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस में, तो जो ये पार्टी कर रही है उसको वोट ना दें। या एक और काम हम कर सकते हैं कि आवाम के अंदर बेदारी ला सकते हैं इसके बारे में कि किस तरह से ये बहुत फ्रॉड हो रहा है हम लोग के साथ। और कुछ लोगों ने PIL भी मूव की है इसके खिलाफ, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर, और आखिर में ये बात कहूँगा, सोशल मीडिया पे ये बात कुछ लोग बहुत सही एक याद दहानी कर रहे हैं कि हम बहैसियत मुसलमान, हमारे लिए हमारे जो आमाल हैं वो सबसे अहमियत की चीज़ है, और आखिरत में जो है, जब अगर हमारे पास आमाल नहीं रहेंगे तो हमारा जो हशर होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो ये एक रिमाइंडर है, जिस तरह से लोग आज परेशान हैं, नोट है लेकिन वो फ़ायदा नहीं दे रही, तो ये एक तरह से एक तस्कीर है, एक याद दहानी है उस आखिरत के दिन की, जब जो आमाल जो है इंसान जो दुनिया में करेगा वो ही सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हो गए। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं मोहतरम वक़ार अनवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो कुछ कलमा। सबसे पहली बात यह है कि ब्लैक मनी का ऐलान करते हुए क्या उम्मीदें दिलाई गई, क्या बातें कही, कैसे क्या होगा, क्यों ये ऐलान किया जा रहा है, लंबी तकरीर जो मोदी जी ने की उसमें क्या बात कही। तो एक तो ये जो डिमोनेटाइजेशन किया, कहा कि सब ब्लैक मनी पे से कंट्रोल होगा। दूसरी बात ये कही कि इससे जो फेक करेंसी है, जो काउंटरफीट है, जो जाली नोट मार्केट में है, उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। उसके ज़रिए से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग हो रही है उस पर चेक होगा। दूसरा दावा ये किया गया। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि सोसाइटी, समाज जो है वो कैशलेस समाज की तरफ बढ़ जाएगा, यानी बैंक ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कैश ट्रांजेक्शन करेंगे। ये तीन बुनियादी दावे या वादे या उम्मीदें हैं जिन पर ये स्कीम लाई गई। तारीख ये है कि इससे पहले भी यहाँ हो चुका है, जनवरी 2046 में भी और जनवरी 1978 में भी ये स्कीम इस तरह की आ चुकी है। उसके बारे में अखबार में चीज़ें आती रही हैं, मैं उस तारीख पर नहीं जाऊँगा। मैं कुछ पॉइंट्स सिर्फ नोट किए आपको पेश करना चाहता हूँ। असल ब्लैक मनी है क्या? मैं अकाउंट्स का चूँकि तालिब इल्म हूँ, अपने जबान में कहूँगा, जो अनअकाउंटेड मनी है वो ब्लैक मनी है। जो चीज़ हिसाब में नहीं आती है वो ब्लैक मनी है। कंपनी ने कुछ सामान ख़रीदा, जितना ख़रीदा उससे कम का बिल अपने अकाउंट पे लाया, जो जिससे का बिल नहीं लाया वो ब्लैक मनी है। सामान बेचा, ज़्यादा बेचा, कम का हिसाब किया, तो जो जिसका हिसाब नहीं किया वो ब्लैक मनी हो गया। एक तस्वुर ये है आमतौर पर जहनों में, ब्लैक मनी के पीछे ब्लैक एक्टिविटी भी होती है। ड्रगर्स, स्मगलर्स, उनका पैसा ब्लैक मनी है। ऐसा है नहीं। इस आबादी में अगर रियल एस्टेट का काम हो रहा है, मैं जानता हूँ कि यहाँ के डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, सब धंधा करते हैं। ज़मीन का काम हर आदमी, तकरीबन हर तीसरा आदमी यही काम कर रहा है। जो कर रहा है उसका बड़ा हिस्सा कैश में जो हो रहा है वो ब्लैक मनी है। यानी इंतहाई शरीफ नज़र आए लोग भी ब्लैक इकोनॉमी में लगे हुए हैं। हालात ने वहाँ पहुँचा दिया है, उनकी शराफत पर आँच नहीं आ रही है। बस क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ब्लैक मनी वो नहीं कि स्मगलर्स करते हैं वो ब्लैक मनी है, जो चोर चक्के करते हैं ब्लैक मनी है। हम आप भी मजबूर होकर के हालात से जो काम कर रहे हैं वो ब्लैक इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है। पूरा निज़ाम ऐसा हो गया उसके बगैर आप एक कदम चल नहीं सकते हैं। आपको ज़मीन खरीदनी है, बेचने वाला चेक से नहीं लेगा पेमेंट। हालांकि आपकी आमदनी, हम जानते हैं अपने से लोगों को कि जो वेज अर्नर है, टैक्स पेड है, टैक्स से सोर्स कटा है, उनके पास कैश मौजूद है, दे सकते हैं। लेकिन पार्टी कहती है कि नहीं, हमें तो 60% चाहिए कैश में, 40% हम आपका रिकॉर्डेड लेंगे। तो ये अगर बस आपको चीज़ लेनी है, मकान लेना, फ्लैट लेना है, आप छोड़ नहीं सकते इसकी वजह से। तो ब्लैक मनी जो है सिस्टम में इस तरह दाखिल हो गया है कि उसमें शामिल लोग सब ब्लैक नहीं हैं। इंतहाई साफ सुथरे लोग भी ब्लैक इकनॉमी का हिस्सा बने हुए हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी उसमें मौजूद हूँ और आप भी उसमें मौजूद हैं। आपको बचा हुआ होगा तो इस्तिस्ना होगा, हर रसूल के पीछे इस्तिस्ना होता है, लेकिन बहरहाल उम्मीद सूरत हाल यही है। दूसरी बात है कि ब्लैक मनी के बारे में ये तस्वुर जो पैदा हो गया, जिसके तहत ये स्कीम लाई गई कि साहब लोगों के घर में रखी हुई रकम ब्लैक है मनी, यानी जो मनी सर्कुलेशन में नहीं है वो ब्लैक है। ये अजीब सी बात है। ब्लैक मनी बल्कि ऑल मनी सर्कुलेशन में होती है। ऐसे बेवकूफ़ लोग कम होते हैं जो पैसे को सर्कुलेशन में नहीं लाते हों। पैसा तो ब्लैक मनी में ज़्यादा सर्कुलेशन में होता है। ब्लैक मनी भी सर्कुलेशन मनी है वो,
कि साहब ने बात लिखी है कि ब्लैक मनी स्टॉक का नाम नहीं जो पाइलअप हो गया है, बल्कि फ्लो का नाम है, अनअकाउंटेड है, वो भी समाज में मौजूद है। ये पूरी स्कीम के पीछे तस्वुर यह है कि ब्लैक मनी घरों में मौजूद है, सेफ में मौजूद है। गाँव में मैं सुना करता था जब मैं तालिब इल्म था किसी स्मगलर के बारे में कि वो सिगरेट पीता है तो 100 के नोट से जलाता है उसको, 100 नोट बड़ी कीमती चीज़ थी, और वो उसके पास इतना ब्लैक मनी है। ऐसा कुछ नहीं है, हम में हर शख्स के पास से इस तरह से ब्लैक मनी मौजूद है, अनअकाउंटेड है, और जो फ्लो में मौजूद है, सब काम भी हो रहा है, मार्केट में मौजूद है वो। इसलिए से ये पूरी जो प्रमाइस है इसमें ये स्कीम लाई गई है वो बेमाना है। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि अभी ब्लैक मनी जो है वो अगर की स्कीम जो लाई गई है, इसकी स्कीम की वजह क्या है? एक तो मैं कह सकता हूँ, और कोई वजह नहीं है कि आदमी हर चीज़ को मनसुमानी में ले, किसी भी जेन्युइन कंसर्न मौजूद है, ना समझी हो सकती है, लेकिन जेन्युइन कंसर्न है इकोनॉमी को तक आगे ले जाने का। ये बात भी कही जा रही है कि यूपी इलेक्शन है, ये बात भी कही जा रही है कि साहब जो वादे किए गए थे ब्लैक मनी लाने के बाहर से, अब उसको पूरा करने की कोशिश की रही, ब्लैक मनी निकालने के अंदर से, बाहर से नहीं ला सके उसको। हम उसके सिलसिले में नर्म कर रहे हैं कि नहीं बाहर में कम हो गया है, स्विस मनी में जो पैसा था वो कम हो चुका है, लेकिन ब्लैक मनी से मुताल्लिक़ चूँकि वादे किए गए थे इलेक्शन में, इसलिए अगले इलेक्शन जो यूपी में और दूसरे मुकाम होने से पहले ब्लैक मनी के नाम पर कलेक्शन को दिखाना कि हमने इतना ब्लैक मनी को रिकवर किया है। और इस सिलसिले में एक बात आ चुकी, जनाधार जो स्कीम लाई गई थी बड़े पैमाने पर मुल्क की बड़ी आबादी को बैंकेबल बनाने का, वो चूँकि नाकाम हो गया इस स्कीम के ज़रिए से। हालांकि गैर फितरी तरीक़ा है। मेरे घर में जो खातून काम करती है उसने ये मालूम किया, उसका जॉइंट अकाउंट है, बच्चा बेवा औरत है, उसकी बीवी की वजह से, बेटे की वजह से अकाउंट खोला है स्कॉलरशिप मिलने के लिए, कि क्या मैं बैंक में जमा कर सकती हूँ, तो इसको क्या ज़रूरत पेश आ गई? तो मालूम है इस घर में काम करती है मेरे अलावा बिल्डर साहब हैं, उनकी अहलिया के पास पैसा मौजूद है, अब शौहर को दिखाना नहीं चाहती हैं, तो दाई से कहा है, बुआ से, कि अपने अकाउंट में जमा कर दो, 1000 रुपये तुमको हम दे देंगे। हर आदमी ब्लैक मनी से बचने के लिए तरीक़े अपना रहा, और ये इस तरह के अकाउंट जो रकम आएगी वो फितरी बैंकेबल होना नहीं है, बल्कि बीच की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हिसाब काम किए जा रहे हैं। 2.5 लाख रुपया हर आदमी, एक फैक्ट्री में 100 आदमी है, हर आदमी 2.5 लाख रुपया जमा करा दीजिए, फैक्ट्री के मालिक जमा करा दे और थोड़ा सा कमीशन दे करके वापस ले ले, सारी मनी उसकी वाइट हो जाएगी और कोई भी टैक्स की नेट पे नहीं आएगा। तो इस तरह से लोगों ने ब्लैक मनी से बचने के तरीके जो अपना लिए हैं उसमें ये कामयाब है। उसमें जन आधार जो स्कीम है उसको कामयाब बनाने की नीयत भी काम करती है। और एक में मेरा ज़ाती एहसास ये है कि अगले बजट की फ़िगर को अच्छा पेश करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। अगले बजट सामने है और उसमें जो सूरत हाल है मुल्क की इकनॉमी की बहुत ख़राब है, तो अब जो फ़िगर पेश होगी बहुत रोज़ी होगी। इतना कलेक्शन हुआ और इतनी आमदनी हुई, वो सारी चीज़ें जो है, हालांकि जब बैंक में कोई आदमी रकम जमा करता है तो बैंक की आमदनी नहीं होती, बैंक की लायबिलिटी होती है, लोगों की अमानत होती है, नेशन की आमदनी नहीं है वो। लेकिन हम उससे कलेक्शन शो करेंगे एज इफ कि हमने टैक्स कलेक्शन किया हो, मुल्क की इकनॉमी को अच्छा दिखाएंगे। ये एक रवैया है, ये एक वजह हो सकती है इस स्कीम को लाने की। अच्छा, आप हम सब जानते हैं कि ब्लैक मनी जब सर्कुलेशन में है तो कहाँ है? हम वाकिफ़ हैं, रियल एस्टेट में है बड़ी तादाद में। हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि वो ऑफ शोर अकाउंट्स में है, दूसरे मुल्कों के बैंक अकाउंट से मौजूद है। हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, अभी आसान पूरी गुफ्तगू हो गई कि बिलिंग में फ़र्क करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को ले लेना बाहर में, ये तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग में कपड़ा धोते हैं आप ना, गंदा कपड़ा साफ़ हो गया था, वैसे पैसे को ब्लैक मनी के जरिए लॉन्ड्रिंग की जाती है। ये इस्तेलाह है, इस प्रोसेस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से गंदा कपड़ा, काला कपड़ा जो सफ़ेद हो जाता है, तो सफ़ेद करने का लॉन्ड्री धुलाई होती है, इस तरह से हमारी इस्तेमाल होती है। टैक्स से हेमस दुनिया में है, ज्वेलरी मौजूद है, लेकिन 2 जगह गुफ्तगू में ख़ास करना चाहता हूँ, आखिरी में नाम दे रहा हूँ। एक स्टॉक मार्केट है, मौका नहीं आप बताया जाए कि स्टॉक मार्केट का साइज़ क्या है, नेशनल इकनॉमी के साइज़ से बेइंतहा ज़्यादा है। ब्लैक मनी स्टॉक मार्केट की काउंटिंग का तरीका यह है कि वहाँ जो पैसे आते हैं, खुसूसन बाहर से जो पैसे आते हैं, उसमें ख़रीदने व ख़रीदार का नाम लिया जाना गैर कानूनी है। एजेंट होते हैं, ख़रीदार का नाम बताए बगैर ख़रीदारी करते हैं। अगर नाम जाहिर करने का तरीका राइज हो जाए तो शेयर मार्केट ज़मीन पे आ जाएगा। सेंसेक्स जो 30-31 हज़ार पे जा रहा है, 6-7 हज़ार पे आ जाएगा। और ब्लैक मनी का बड़ा सोर्स है ये,
कि जहाँ अनअकाउंटेड नाम नहीं, फॉरेन ट्रांजैक्शन वाला नाम नहीं मौजूद है और इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी मौजूद है। और दूसरी का गुफ्तगू नहीं होती है वो कम्युनिटी मार्केट का है। जिस आइटम पर कम्युनिटी मार्केट आइटम है हर वो आइटम महंगा हुआ है, हर चीज़ इन्फ्लेशन में आई है। ये सट्टा और ये जुआ की जो शक्लें हैं, जो कानूनी शक्लें हैं, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट भी कानूनी है, कम्युनिटी मार्केट भी कानूनी है, पूरी गुफ्तगू का मौजू है। सिर्फ शरारत में कहूँगा, तफसीलात नहीं जाऊँगा, तो समझ लीजिए कि मुल्क के अंदर जुए का वो निज़ाम जो कानूनी तरीके से राइज किया गया है, स्टॉक्स में भी और कमोडिटीज़ में भी, वो ब्लैक मनी की बड़ी जगह है और वहीं इसको कंट्रोल करके इसे चेक किया जा सकता है। आखिर मुझे ये कहना है, इस सिलसिले में हमें मालूम है कि साहब स्विस बैंक में पैसा होता है। कोई अल्लाह का बंदा, कोई मुल्क दुनिया का स्विट्ज़रलैंड से पूछे तुमने ये काम क्यों कर रखा है? कभी क्या भाई यूनो में ये स्कीम आई, दुनिया के सारे चोर उचक्के टेररिस्ट बदमाश का पैसा स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। कभी आपने बुरा सुना है? पाकिस्तान बुरा, चीन बुरा, हिंदुस्तान बुरा, दुनिया में सबकी बुराई होती रहती है। कभी स्विस बैंक की बुराई भी सुनी है आपने? पूरी दुनिया में टैक्स हेवन्स मौजूद हैं जहां आप टैक्स की चोरी कानूनी तौर पर कर, टैक्स का तस्वुर नहीं है। इन्वाइट करते हैं कि आइए स्विस बैंक्स में, स्विस बैंक जो जिस तरह के अकाउंट रखती है उस पर बराबर टैक्स लेती है हुकूमत, वहाँ कानूनी है। ये तस्वुर दुनिया में मौजूद है कि चोरी के अड्डे मौजूद हो, जुआ के अड्डे मौजूद, यहाँ के जुआ खेलो, बाहर खेलोगे तो जुआ है, यहाँ खेलोगे तो जुआ नहीं है। तो ये ब्लैक मनी को इनकरेज करने की बड़ी वजह जो है, दुनिया में ऐसे टैक्स हेवन्स मौजूद हैं। सबसे बड़ी मिसाल स्विट्ज़रलैंड की है, उसके खिलाफ कोई गुफ्तगू नहीं करता है। सब एक बात मुझे आपके सामने पेश करनी है कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम में कुछ कॉस्ट भी है। मार्क्सिस्ट लोग गुफ्तगू बार कम्युनिस्ट गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई कॉस्ट तो बताओ। नया नोट छापा, उसका कॉस्ट है। पुराना नोट को जमा करेंगे, ज़ाया करेंगे, उसका कॉस्ट है। एक कॉस्ट और भी है, जिसको सोशल कॉस्ट कहते हैं। दिन भर एक मजदूर बैंक में खड़ा हुआ है, उसकी आमदनी उस दिन की गई, उसकी कमाई गई, ये कॉस्ट है। इसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है। खासा महंगा ये प्लान है, खासी महंगी स्कीम है। और इस तरह से ब्लैक मनी में सिलसिले में जो कॉस्ट है, इस पर गुफ्तगू नहीं हो रही, जबकि डिमांड किया जा रहा है। इस वक्त ये हो रहा है कि जो मुल्क की जो आपका मीडिया है उस पर खासा कंट्रोल कर रखा है सिस्टम ने मुल्क के, और इस वजह से इस तरह की आवाज़ें जो हैं उठ रही हैं। लेकिन बस किसी एक 5वें पेज के 6ठे कॉलम पर किनारे में छोटी सी रिपोर्ट होगी और आप उसकी निगाह भी नहीं जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि ब्लैक मनी का जो कॉस्ट है उसको शेयर क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिरी बात इसलिए करूँगा, जो बात हो भी चुकी है मैं दोहराऊँगा भी, कि सब इस में करना क्या चाहिए। काउंटर फीट इकोनॉमी के सिलसिले में जो बात कही जाती है बेमाना गुफ्तगू है। आज मैं अखबार पढ़ चुका हूँ कि नए नोट जो आए हैं उसमें वही फीचर है जो पुराने नोट में थे। कहा कि वक्त नहीं मिला, 6 महीना नाकाफ़ी था नए सिक्योरिटी फीचर लाने के लिए। ब्लैक मतलब है कि जिन लोगों ने चोरी की है पहले, उनकी महारत मौजूद है इसकी भी नकल करने में। मसला इसका नहीं है कि आप पे करेंसी चोरी होती है, मसला ये क्या करेंसी चोरी करने वालों को सज़ा क्या देते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है ये। मुल्क के गद्दारों के सिलसिले बड़ी गुफ्तगू होती है, देश के गद्दार, और उसके तो फांसी की बात की जाती है। कभी आपने सुना कि करेंसी की चोरी करने वालों को फांसी की बात दी जाती हो? कभी आपने सुना कि अडल्ट्रेशन की सज़ा जो है वो फांसी की दी जाती हो? ये सब तो सोशल, इससे तो क्राइम कैसे, ह्यूमैनिटी है ना। गद्दारी एक मुल्क के ख़िलाफ़ क्राइम है, लेकिन काउंटरफीट करेंसी, झूठी करेंसी को छापना, अडल्ट्रेशन, ये तो वो करेंसी है जो अगेंस्ट सोसाइटी है। इसको तो उससे बड़ी सज़ा होनी चाहिए जो सज़ा कि आप देते हैं किसी के कत्ल करने पर। वो एक आदमी को कत्ल करता है, ये पूरे समाज को तबाह कर देता है, सेहत को, जान को, उसकी इकोनॉमी को तबाह कर देता है। तो असल मसला कानून के सख्त होने का है। लोग पकड़े जाते हैं, वो खबर आती है, 1 हफ्ता 2 दिन तक खबर होती है, फिर खबर भी नहीं आती, वो छूट जाते हैं, निकल जाते हैं। क्या होता है, एक भी पकड़ा जाए सिस्टम पकड़ा जा सकता है। तो क़वानीन के सख्त होने का और हुकूमत के सिस्टम के सीरियस होने का मामला है। ये एकदम लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसका कोई ताल्लुक किसी स्कीम से नहीं है। काउंटरफीट मनी या टेररिस्ट की मदद की बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, उसको वहाँ से ट्रैक लीजिए। उसके लिए पूरी तमाम आवाम को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सेशन की इसकी बात आ चुकी है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा इस बारे में। मैं कहूँ जो बात कही कि जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग हो रही है, जो शेयर मार्केट में जुआ का काम हो रहा है, वो डिस्करेज करने की ज़रूरत। एक दफ़ा इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी फिर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा इशू है कि ये इशू ख़ास कर हम लोगों के लिए इस्लामिक मीशत की बात करते हैं, बहुत बड़ा इशू है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को और करेंसी के फ़्लो को एक दूसरे के एक वेवलेंथ में होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा होगी करेंसी में का फ्लो ज़्यादा होगा, लेकिन एक ऐसा ना हो कि ऐसी एक्टिविटी जहाँ कोई इकोनॉमी नहीं है,
अभी शफीक साहब ने बात पूछी थी हार्ड अर्न कैश से क्या मुराद है। बैठे बैठे कंप्यूटर पर आप रोज फीड करते हैं और यहाँ डाला, वहाँ प्लस, वहाँ माइनस किया, लाखों करोड़ों की आमदनी हो जाती है और ले भी लेते हैं, दे भी देते हैं। अब कोई इकोनॉमी नहीं होती है। जो कंपनी होती है उसका फर्स्ट टाइम जो शेयर होता है वो कंपनी को उसका पैसा जाता है, उसके बाद मार्केट में आना जाना होता रहता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी पर उससे फ़र्क नहीं होती है। तो ये जो कंसेप्ट हो गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मुमकिन है बैठे बैठे बगैर रिस्क लिए हुए या बगैर किसी चीज़ को प्रोड्यूस किए हुए, ये तस्वुर ख़त्म करने का ये हो तो ब्लैक मनी का फ्लो ख़त्म हो जाएगा। और एक मसला ये है कि रियल एस्टेट बहुत बड़ी जगह है ब्लैक मनी की। क्यों रियल एस्टेट ब्लैक मनी के समान होता है? इसलिए कि रियल एस्टेट में रजिस्ट्रेशन का मामला जो है बहुत सख्त है। पूरी पूरी कॉलोनी आबाद हो जाती है तब गुफ्तगू की जाती है कि सभी कॉलोनी इलीगल है। आप डे वन से प्लान कर दिए कि यहाँ कॉलोनी बननी है और उसमें रजिस्ट्रेशन की तरीका होगा। अन रजिस्ट्रेशन का तरीका नहीं होते हैं, उसके बाद जो आप फीस चार्जेस रखते हैं, स्टैम्प ड्यूटी बहुत हाई होता है। आम तौर पर जैसे खरीदो फरोख्त होती है वैसे बना दें रियल एस्टेट को, तो रियल एस्टेट में के जरिए जो ब्लैक मनी हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। और आखिरी बात जो बात मुझे कहनी है कि हम सब जानते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के पीछे कौन लोग हैं। केजरीवाल नाम बताते हैं ना, 684 या कितनी बताया है लोग हैं बैंक की जगह डिफ़ॉल्टर थे जी, 648 ठीक है, और ज़्यादा होंगे, 84 से ज़्यादा होंगे, 648 के अंदर मैं कहता हूँ तो नाम से कह सकते हैं। लेकिन ये कि मैं तो जब तालिब इल्म था कलकत्ते में पढ़ता था, आज से बहुत लंबे अरसे मुझे कहते समझते कब तक पका होगा, उस वक्त भी गुफ्तगू सुनता रहा हूँ अपने लेफ्ट के साथियों से, बैंक के जो ट्रेड यूनियन के लोग उनसे कि साहब ये लिस्ट है, और ये लिस्ट वो फराहम करते रहे कि जो डिफ़ॉल्टर्स हैं। मुल्क की मईशत को ख़राब करने की बड़ी वजह वो लोग हैं जो बैंकों से बड़ी रकम लिए हुए हैं और डिफ़ॉल्टर्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गया है, उनके वो नोन लोग हैं, उनको पकड़ा जा सकता है। वैसे ही स्विस बैंक में किन लोगों का अकाउंट है, केजरीवाल साहब इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं और हम सब वाकिफ़ भी होते हैं, नाम से लोग वाकिफ़ होते हैं, नाम से वाकिफ़ हो सकते हैं, ये नोन लोग हैं। इस सोर्स को जो नोन है उस पर सख्ती की जाए तो मुल्क की मईशत को बड़ा फ़ायदा होगा। और इतना परेशान किए बगैर मुल्क की मईशत को बेहतर किया जा सकता है। इतना परेशान करके आवाम को इतनी बद्दुआएं ले करके, मैं केजरीवाल की गुफ्तगू का आखिरी जुमला दोहराया करता हूँ कि भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। हम अपने अल्फाज में कहेंगे तो ये जो इतनी लोग बद्दुआएं लेकर के अगर इस्लाह भी कर ले ब्लैक मनी की, तो जो इस्लाह शुदा चीज़ होगी वो ब्लैक ही होगी, वाइट नहीं होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।